राम राम नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हमारी ये दूसरी क्लास है साइंस पेडागोजी की। ठीक है। अब रेगुलरली इस पूरे हफ्ते आपकी 9:30 बजे से 11 बजे तक आपकी रेगुलरली क्लास रहेगी। ठीक है। इन क्लासेस में मैं ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कंटिन्यूअसली करा दूंगा। ठीक है। तो किसी को पेडागोजी से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो एक बार मुझसे अभी पूछ ले, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। साइंस पेडागोजी की क्लास है बच्चों। नहीं, साइंस पेडागोजी की क्लास है। बट जो एसएसटी पेडागोजी के बच्चे हैं वो भी क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स सभी में सेम रहते हैं तो उन्हीं से रिलेटेड आज मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। पेडागोजी क्या होती है बच्चों? टीचिंग एप्टीट्यूड्स होते हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है। किस तरीके से टीचर टीचिंग करता है, ठीक है, क्या सोचता है टीचिंग के बारे में, तो ये सारी चीजें होती हैं पेडागोजी के अंदर। ठीक है। नहीं, एसएसटी पेडागोजी क्लास तो शाम को होगी अपनी। ठीक है। जस्ट अभी अभी मैंने बोला है तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो किसी और बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्लास को। ये एसएसटी पेडागोजी क्लास नहीं है बच्चे, शाम को होगी। बट अगर आप क्लास लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों से इंटरलिंक सब्जेक्ट है ये। ठीक। हाँ, मैंने बोल दिया, उनको नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें फिर। देखिए, दो टॉपिक्स को मैं आज कवर करा दूंगा आपके। एक पहला तो इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेशन एजुकेशन। जी हाँ, कम से कम 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर बनेंगे। 4 नंबर तो आप पक्का मान ले। और दूसरा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है। किस तरीके से एक टीचर अपने बच्चों को असिस्ट करता है, ठीक है, और मूल्यांकन। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आज हम करेंगे। पता है बच्चे, पता है 21 जैन को एग्जाम है। ठीक है। तो उससे पहले अभी इसी हफ्ते में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। नहीं बच्चे, साइंस लिखा होगा। ठीक, चलिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। ठीक। और स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन ऑफ इक्वल एंड फेयर चांस ऑफ एजुकेशन टू फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन जस्ट लाइक अ नॉर्मल चिल्ड्रन इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन है बच्चों, पूरी तरीके से एक फेयर चांस मिले उन बच्चों को भी पढ़ाई का जो बच्चे मेंटली, फिजिकली या इकोनॉमिकली कंडीशन जिनकी वीक है, सभी नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है। या कोई बच्चा किसी और चीज से डिसएडवांटेज है उसको, ठीक, तो वो सारे एक ही जगह पर एक रेगुलर बच्चों के साथ एजुकेशन ले, वो होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक। इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रंस आर ब्रॉट इन अ मेन स्ट्रीम। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सभी बच्चों को एक ही जगह एक मेन स्ट्रीम में पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि मान लो अंधे लोगों के अलग से स्कूल बने, ठीक है, बहरे लोगों के अलग से स्कूल बने, डीफ ब्लाइंड जो होते हैं, ठीक है, या कोई जिसको डिस्ट्रॉफी है, या किसी को लेप्रेसी है, या किसी बच्चे को
पोलियो है तो वो कहीं किसी और स्पेसिफिक स्कूल में पढ़े, ऐसा नहीं। जिसको भी कोई भी डिसेबल बच्चा हो वो एक ही जगह रेगुलर स्कूल में रेगुलर बच्चों के साथ पढ़े, ठीक है। एक ही स्कूलिंग व्यवस्था हो पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये अर्थ होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। आज की क्लास साइंस पेडागोजी क्लास है बच्चे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड तो जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। जस्ट अभी शुरू हुई है बच्चे। कोई डाउट बच्चों इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, फिर आगे चलेंगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है। फर्स्ट क्लास है बच्चे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। देखिए, भारत में सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं आया था। भारत में सबसे पहले आया था विकलांग बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ठीक है। कब आया था? 1974 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले भारत में इंटीग्रेटेड एजुकेशन आया था डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, या डिसेबल बच्चों की को रेगुलर स्कूल में जाने के लिए, या रेगुलर स्कूल में डिसेबल बच्चा बैठे तो उसकी अनुमति सबसे पहले हमें 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो सिस्टम आया था उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या था, रेगुलर स्कूल्स के अंदर, ठीक है, डिसेबल बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। वो स्पेसिफिक स्कूल में नहीं जाएगा, उसको जितनी भी सुविधाओं की जरूरत होगी वो वहीं पर उनके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। चाहे कोई भी टीचिंग एड चाहिए हो, या उनको कोई हेल्पिंग एड चाहिए हो बच्चों को, ठीक है, या उनके लिए टॉयलेट्स बनवाने हो जिन पर वो आराम से बैठ के उनका इस्तेमाल कर सके, या उनके लिए लिफ्ट का बनवानी हो, या स्टेयर्स उनके लिए रैंप बनवाने हो स्कूल के अंदर। तो बिल्कुल स्कूल का एटमॉस्फेयर सारा ऐसा क्रिएट करना है ताकि हर डिसेबल बच्चा स्कूल में जाकर अपने आप को अच्छा महसूस कर सके और वहां पर प्रॉपर उसको सारे फेयर चांसेस मिले पढ़ने के और आगे बढ़ने के, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर सबसे पहले 1974 में आया था, ठीक है। इसके बाद इसी को हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में कर दिया है, ठीक है। डिसेबल पीपल ऑफ ऑल एज हु आर लर्नर्स विद स्पेसिफिक एजुकेशन नीड बीइंग प्लेस्ड इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ठीक है। सो जो डिसेबल बच्चे थे उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़ने को लेके आए गया, ठीक है। उनको मेन स्कूल्स में जो जहाँ रेगुलर स्कूल्स थे वहां पर इनको अ, पढ़ाने का सिस्टम क्रिएट किया गया, ठीक है, विद सम अडेप्टेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर क्या थोड़ी अडेप्टेशन थी और थोड़े रिसोर्सेज थे ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि कोई पोलियो का बच्चा था तो उसको स्ट्रेचर्स, सॉरी स्ट्रेचर्स नहीं, व्हील चेयर प्रोवाइड करा दी हो, बैसाखी प्रोवाइड करा दी हो, ठीक है। बट द कंडीशन दैट डिसेबल पर्सन and or the learner with special education need can fit in with pre-existing structure, attitudes and unrelated environment of the education system, ठीक है। बट इसमें पूर्ण रूप से बच्चा फिट नहीं बैठ पा रहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए हर हर बच्चे की
बच्चे आज ये साइंस पेडागोजी की क्लास है। मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, मुझसे 200 बार आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज के कारण उन्होंने उसको एसएसटी पेडागोजी में कर दिया है। ये क्लास जो है ये साइंस पेडागोजी की क्लास है। ठीक है, और जो लोग यहाँ पर एसएसटी पेडागोजी के हैं, ये टॉपिक मैंने वहां पर पढ़ाया था। जिनको दोबारा पढ़ना है वो रुक लीजिए, जिनको नहीं पढ़ना है वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, सो साइंस पेडागोजी की क्लास है बच्चों। तो दोबारा बार बार कमेंट करके मत पूछिए कि सर कौन सी क्लास है, कहाँ की क्लास है। मैं एक बार सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, साइंस पेडागोजी की क्लास है। ठीक है, तो वो करेक्ट कर दी जाएगी। तो जो बच्चा साइंस पेडागोजी पढ़ना चाह रहा है वो यहाँ पर बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंटरलिंक है। ठीक है, ये आपको हर एग्जाम में दिखेगा। कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा ना बच्चे, चाहे आपका डी++ का पेपर हो, केवीएस का पेपर हो, या आपका सी टेट का हो, ठीक है, ये टॉपिक आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स के अंदर जरूर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से कम आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा डिफरेंस है इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में वहां पर प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, यहाँ पर थोड़ी कम मिलती थी। कम रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज। ठीक है, सम रिसोर्सेज, सम अडेप्टेशन, यानी कि वहां का जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, उसमें कुछ अडेप्टेशन है बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्हीं के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से स्पेसिफिक टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जिनका वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर हैंड वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब टॉयलेट्स के अंदर एक होता है ना कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए वो बना दिया जाता है। मतलब मैं उस चीज का नाम भूल गया, जिससे वो पकड़ के बैठ सकते हैं अपने टॉयलेट्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं। आपने देखा होगा, आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, वहां पर स्पेशली डिसेबल बंदों के लिए अलग से वॉशरूम्स होते हैं। तो उनके डिजाइन या उनकी उनके अंदर जो चीजें रखी होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज। ठीक, हैंडल्स, सॉरी, हाँ, वॉशरूम में हैंडल्स लगा दिए जाते हैं ताकि उनको पकड़ के वो आराम से बैठ सके। ठीक है, एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही है बच्चों, कि टू इनकॉर्पोरेट डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कि विकलांग बच्चों को हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में ढाले अपने साथ, उनको बिल्कुल कॉर्पोरेट कराए कि कैसे हमारे समाज में और संस्कृति में ढला जा सकता है। ठीक है, उनको अपने समाज और संस्कृति में शामिल करें। दूसरा है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड सॉल्व देम। ठीक है, आप उनको जितना अपने साथ रखेंगे, तभी तो आप उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे कि बच्चों को कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, और जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे तभी तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा एम यही है कि बच्चों की समस्याओं का पता लगाया और उनको सॉल्व किया जाए। तीसरा, टू डेवलप द फीलिंग ऑफ अवेयरनेस इन चिल्ड्रन। जी हाँ, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। अब इसके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि किस तरीके की जागरूकता बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यह दोनों बच्चों के लिए हो सकती है, डिसेबल के लिए भी और आपके जो रेगुलर नॉर्मल बच्चा है उसके लिए भी। ठीक है, कई बार क्या होता है, नॉर्मल बच्चे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ऐसे बच्चों के साथ कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इनकॉर्पोरेट चीज करने के। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये लोगों से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, या कई बार ऐसी भावना बच्चों के अंदर आती है कि हम इनके साथ ज्यादा बैठेंगे तो क्या ये बीमारी हमें भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हमें मिटाना है। ये एक और एम होता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो जागरूकता। ठीक है, टू डेवलप द
feeling of awareness in children. Sorry. ठीक है. फोर्थ है टू टीच एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द चिल्ड्रन इन द नेशनल मेन स्ट्रीम. सभी बच्चों को पढ़ाने और देश की मुख्य धारा में शामिल करना. ठीक है. सारे बच्चों को, नॉर्मल, डिसेबल्ड, किसी भी तरीके का बच्चा हो, सभी को एक ही जगह पढ़ाना. टू इनकॉर्पोरेट डेमोक्रेटिक वैल्यू इन टीचिंग्स. ठीक है. शिक्षण में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना. इससे मतलब यही है कि टीचर डेमोक्रेटिक व्यू रखे. ठीक है. कोई भेदभाव ना करे, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे. ठीक है. टीचर क्या करे? प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है. सभी को एक तरह की अपॉर्चुनिटी दे, किसी को कम ज्यादा ना दे. ठीक है. टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट. ठीक है. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने से मतलब यही है. देखिए, डिसेबल बच्चे आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ और कई चीजों के अंदर वो किसी दूसरे बच्चे पर डिपेंड होते हैं. अगर ऐसे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो अपने सारे जो भी एजुकेशनल रिलेटेड काम होते हैं वो अपने किसी ना किसी रिश्तेदार या अपने माँ बाप से कराते हैं. ठीक है. तो बच्चा इतना पढ़ाई जरूर कर ले कि वो अपनी सारी चीजें खुद से कर सके. ठीक है. जैसे कि उसको अपनी पेंशन स्कीम्स के फॉर्म भरने हैं. ठीक है. उसको इस तरीके से जागरूक करे, एजुकेटेड करके, कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो स्कीम्स, जो रिलीफ फंड्स मिलते हैं वो उनका उनको एबल कर सके. खुद से वो इतना जागरूक हो कि जो 4% का रिजर्वेशन उन लोगों के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज पे, गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है, वो उसको पता हो. ठीक है. तो ये कैसे पता चलेगा? जब वो पढ़ा लिखा होगा. ठीक है. तो उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए. ठीक है. सातवां है टू एनिमुलेट एनी कंफ्यूजन अमंग द चिल्ड्रन. ठीक है. अब ये कंफ्यूजन, ये भ्रम वही है कि ऐसे बच्चों के साथ अगर बैठेंगे तो क्या चीजें हमें भी हो सकती है ना. तो जो मिसकॉन्सेप्शनल बच्चों के अंदर है, या जो चीजें बच्चों को, इन डिसेबल बच्चों के साथ बैठने को रोकती हैं, या जो मिस थिंकिंग बच्चे करते हैं एक दूसरे के बारे में, वो सारे भ्रम खत्म कर दिए जाए. क्योंकि देखिए, अगर आप डेली ऐसे बच्चों के साथ बैठेंगे तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से उनके बारे में जान पाएंगे. ठीक है बच्चों. नेसेसिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के, इससे पहले एम तो आपने जान लिए थे, अब पढ़ेंगे कि नेसेसिटी, जरूरत क्या थी. सबसे पहला, फॉर सोशल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. यानी कि सोसाइटी, समाज में एकता के लिए. ठीक है. एकजुटता के लिए, सॉरी. ठीक. वी ब्रिंग आवर सोसाइटी टुगेदर थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा हम अपने समाज को एक मुख्य धारा में पिरो सकते हैं, एक साथ इकट्ठा लेके आ सकते हैं. ठीक है. डिसेबल चिल्ड्रन लर्न सोशल वैल्यूज थ्रू इंटीग्रेटेड विद नॉर्मल चिल्ड्रन. ठीक है. जो डिसेबल बच्चे हैं वो सोशल वैल्यूज को, सोशल इंटरेक्शंस को, सोशल बिहेवियर्स को और अच्छे से सीख सकते हैं जब वो किसी नॉर्मल बच्चे के साथ बैठते हैं. ठीक है. अगर डिसेबल बच्चों को सिर्फ डिसेबल बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाएगा तो इतना बेहतर वो नहीं सीख पाएंगे जितना वो किसी एक नॉर्मल बच्चे के साथ रह के सीख सकते हैं. ठीक है. तो जब क्योंकि देखिए, एट द एंड इन डिसेबल बच्चों को हमारे समाज में ही रहना है, हमारी सोसाइटी में ही रहना है. तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही इनको अपने समाज और सोसाइटी के साथ अ, पढ़ने दे,
ताकि वो और अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से ही घुल मिल कर रहे और चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सके। द चिल्ड्रन लर्न्स टू एडजस्ट विद द सोशल वैल्यूज। बच्चे सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। दूसरा है फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जी हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रंस आर इक्वल। ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे से बराबर माना जाता है। ठीक है, कोई बच्चा कम ज्यादा नहीं है टीचर के लिए। ठीक, so equality can be achieved only throughout inclusive education। ठीक है, हम इक्वालिटी कब अचीव कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा, क्योंकि यहीं पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है इसकी सक्सेस की, एजुकेशन पाने की। तीसरा है फॉर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक, मानसिक विकास के लिए। अब मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्यों? इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल द चिल्ड्रन गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। इन दिस मेंटल डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड टेक प्लेस बाय लर्निंग विद द नॉर्मल एंड गिफ्टेड स्टूडेंट। ठीक है, जो डिसेबल बच्चा है, ठीक, चाहे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा हो, ठीक, या ऑटिज्म का बच्चा हो, या डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, ठीक है, वो जितना नॉर्मल बच्चे के साथ, और गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं बच्चों जिनका आईक्यू लेवल 120 से ऊपर का होता है। ठीक है, गिफ्टेड जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं स्कूल्स के अंदर, ठीक है, बाकी बच्चों से थोड़े और ज्यादा स्मार्ट होते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई डिसेबल बच्चा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो उनसे उनके साथ रह के और अच्छा सीखेगा। ठीक है, तो उससे उसका क्या होगा? मेंटल डेवलपमेंट और तेजी से होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना। तो अगर किसी बिल्कुल खराब चीज को भी आप, सॉरी खराब चीज को नहीं, किसी भी अगर आप डिसेबल बच्चा हो या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो या कोई गरीब इंसान हो, उसको आप अमीरों के बीच में बिठाना शुरू कर दोगे ना, तो कहीं ना कभी वो भी अमीर होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये दूसरा है डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि वंचित बच्चे कौन से होते हैं? ठीक है, स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनको किसी न किसी चीज की डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, एक शब्द होता है एडवांटेज, है ना। आपको, अरे यार इसके फादर डॉक्टर है, इसको बड़ी एडवांटेज है बायोलॉजी में, क्योंकि ये घर जाके सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा कर सकता है ना। तो उसी प्रकार से उसका उल्टा होता है डिसएडवांटेज। किसी ना किसी चीज के अंदर आपको डिसएडवांटेज होना। ठीक है, इन एजुकेशन व्हेन जनरल कंफर्ट कन्वीनियंस आर नॉट अटेंडेबल टू एनी चाइल्ड। ठीक है, जनरल कंफर्ट और कन्वीनियंस। ठीक है, अब वहां पर वो उसको एडवांटेज नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक सामान्य चीजें भी जब किसी बच्चे के पास नहीं होती हैं, जनरल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस किसी बच्चे के पास नहीं होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वी मे टर्म ईच चिल्ड्रन एज डिसअप्रूव्ड चिल्ड्रंस बिकॉज एवरी चाइल्ड फेस वन और अदर इनकन्वीनियंस। ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप में ऐसे बच्चे आते हैं जो एक या एक से ज्यादा अनकन्वीनियंस सिचुएशंस को फेस करते रहते हैं। ठीक, हाँ बच्चे, पूछा जा सकता है आपसे। टाइप ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, अब किस किस तरीके के अब बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के अंदर आते हैं? सबसे पहला, चिल्ड्रंस ऑफ शेड्यूल कास्ट। जी हाँ, जो हमारे देश के अंदर लोअर कास्ट हैं उनके बच्चे कई बार डिसएडवांटेज फील करते हैं। आइए बताता हूँ क्यों।
In society, even today, the practice of untouchability is prevalent. The people belongs to scheduled caste are still deprived of social movement. ठीक है, देखिए आज भी सामाजिक तो समाज में जो लोअर तबके के लोग हैं वो इन चीजों को आज भी फेस करते हैं, जैसे कि छुआछूत। ठीक है, तो मतलब इनटचेबिलिटी की हमें जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें लोअर कास्ट के बंदों को छूना भी नहीं है। ठीक है, तो जो काफी गांव वाले एरियाज है वहां पर आज भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो बच्चों को कई बार स्कूल में भी एंट्री नहीं देते वो। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। ठीक है, तो ना इन लोगों के पास जमीनें होती हैं ज्यादा। ठीक, और आरक्षण होने के बावजूद भी लगभग लगभग मोस्टली ये लोग इकोनॉमिकल बहुत वीक होते हैं इनकी सिचुएशंस। ठीक है, बेशक से आरक्षण होता है लेकिन हर शेड्यूल कास्ट के घर से कोई भी बच्चा जॉब में नहीं होता। ठीक है, तो उनके वहां पर भी ऐसे इश्यूज उनको देखने को मिलती हैं। ठीक, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, अब इकोनॉमिकल स्टेटस जिसके परिवार का काफी खराब होता है वो भी किसके अंदर आता है, डिसएडवांटेज के अंदर आता है। जी हाँ, साइंस पेडागोजी की ही आपकी रेगुलर क्लास हुआ करेगी 9:30 से 11 बजे तक। ठीक है बच्चों, ड्यू टू इकोनॉमिकल डिसमिलैरिटीज दीज चिल्ड्रंस हैव टू फेस पॉवर्टीज। ठीक है, तो गरीबी का सामना करना पड़ता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो कई बार घर में जितनी चीजें इनको चाहिए होती हैं तो वो चीजें इनको प्रोवाइड नहीं हो पाती। माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इन बच्चों को कमी रहती है, खाना ढंग से नहीं मिल पाता है। ठीक है, या खाना मिल पाता है तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, अबे बच्चे एसएसटी की क्लास आपकी शाम को ही होगी 8 से 9। ठीक है, ये साइंस पेडागोजी की क्लास है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैं शाम को कराता हूँ आप। Such children are unable to receive educational facilities also। ठीक है, तो कई बार प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज से मतलब यही होता है बच्चों कि स्कूल की ड्रेस कई बार नहीं हो पाती, बुक्स हर तरीके की बुक्स ये खरीद नहीं पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज। थर्ड है डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से such children who are deprived because of poverty or unfavorable circumstances of their families are known as socially deprived children. Such children who are backward due to society, religions or caste are emotionally unstable। ठीक है, सिमिलर जो पहला था शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड उसी से रिलेटेड है ये भी, ये टॉपिक भी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चले। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जिन बच्चों को सीखने की अक्षमताएं होती हैं तो उनकी कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने।
सबसे पहला है कि डिफिकल्टीज इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, डिफिकल्टी इन लर्निंग लैंग्वेज, माइलस्टोन लाइक रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, ऐसे बच्चों को लिखने में और पढ़ने में और बोलने में दिक्कत आती है। चलिए एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए कि बच्चों, जिन बच्चों को रीडिंग करने में दिक्कत आती है, लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, उनको कौन सी डिसेबिलिटी होती है? चलिए जल्दी बताइए। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सबसे पहले जवाब देगा। चलिए जल्दी से। रीडिंग और राइटिंग डिफिकल्टीज। चलिए जल्दी बताइए बच्चों। हम्म, बहुत बढ़िया। रीडिंग डिस, अच्छा डिस्फीजिया, रीडिंग किस में आता है? बहुत बढ़िया बच्चे, रीना बिल्कुल सही, पायल बिल्कुल सही, ठीक है, अभय बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल, दिव्या, ब्रिज, विराज बिल्कुल सही बच्चे। सिर्फ एक बच्चा विराज है जिसने दोनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। बच्चे अभी ये आपकी दूसरी क्लास है, साइंस पेडागोजी, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे। रीडिंग डिसऑर्डर को बोला जाता है बच्चों डिसलेक्सिया, ठीक है, और राइटिंग डिसऑर्डर को बोला जाता है डिसग्राफिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो डिफिकल्टीज होती हैं ऐसे बच्चों को लिखने में, रीडिंग करने में, पढ़ने में। सीरियस लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज चिल्ड्रंस आर अनेबल टू रिटेन और रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्नड, ठीक है। और गंभीर सीखने की अक्षमता वो होती है जिसमें बच्चा भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा था और क्या लिखा था, ठीक है। तो इसमें आपकी जैसे कि मेंटल इलनेस के बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे आ सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चे, इंटेलिजेंसी, जी हाँ, जिन बच्चों की आईक्यू काफी लो होता है, ठीक, तो वो हो गए। लैक ऑफ मोटिवेशन, सच चिल्ड्रंस लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, ठीक। तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मोटिवेशनल पूरे सही तरीके से मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक। तो उनको बोला जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। पढ़ाई के दौरान मोटिवेट नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं पढ़ पाते, ठीक है। इमोशनल साइंस, द स्टूडेंट्स में शो इमोशन साइंस ऑफ सुपर एक्साइटमेंट, ठीक है। अब इमोशन से मतलब ये नहीं होता बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ रोना धोना और ये सारी चीजें, ठीक है। इमोशन से मतलब होता है चाहे वो आपका एक्साइटमेंट का इमोशंस हो, एंजाइटी का इमोशन हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक। द स्टूडेंट में शो साइन ऑफ सुपर एक्साइटमेंट एंड कंफ्यूजन और अनईजीनेस। अनईजीनेस से मतलब ये होता है बच्चों कि बिल्कुल उत्साहित रहना, कुछ भी चीजों को ढंग से ना कर पाना, ठीक है। सच पर्सन में एक्वायर अ सपोर्टी डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को
सपोर्ट चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है किसी ना किसी का, जो उनको चीजों को अच्छे तरीके से करवा सके। ठीक है, तो एक बार अभी हमने इससे पहले पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिसएडवांटेज। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के एम क्या क्या हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के नेसेसिटी क्या है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है डिसएडवांटेज कौन से बच्चे होते हैं। ठीक है, जो कोई ना कोई जिनको अनकन्वीनियंट फील होता है या जो नॉर्मल कंफर्ट से अलग होता है, वो बच्चे डिसएडवांटेज में आते हैं। उसमें आपके सोशली डिसएडवांटेज बच्चे आ गए। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएडवांटेज बच्चे आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज। ठीक, अब पढ़ेंगे हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, सो मूल्यांकन क्यों इतना जरूरी होता है जब भी हम टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एक सेकेंड प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी मूल्य क्या है, उसकी एजुकेशन का, या कहाँ पर वो बच्चा स्टैंड कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इवैल्यूएशन, ठीक है, तीन चीजों से मिलके बनता है। मापन, ठीक है, मेजरमेंट, क्या मापना है, किसे मापना है, कैसे मापना है। ठीक है, नहीं बच्चे, होगी साइंस पेडागोजी की आपकी क्लास रेगुलर होगी, इस पूरे हफ्ते होगी। अनीता बच्चे, ठीक है। दूसरा है असेसमेंट, आकलन। ठीक, कैसे आप असेसमेंट के क्या क्या असेसमेंट ले रहे हो। ठीक, दूसरा है इवैल्यूएशन, सबसे लास्ट में होता है आपका इवैल्यूएशन यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। आपने ये जानना है कि बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मनीषा बच्चे, जल्दी बताइए बच्चों, फिर आगे चलेंगे। क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे, आपका कमेंट आया था कि सर कुछ समझ आन जल्दी बताओ।
बिल्कुल बच्चे, ऑलमोस्ट इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। एक दो क्लास बचेगी तो वो आपको 14 तारीख, 12 या 13 तारीख के आसपास में आपको लेके वो भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। नहीं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चे। ठीक है। जल्दी बताइए किसी बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उस टॉपिक को क्लियर करके आगे चलता हूँ। ऑलमोस्ट बच्चे 10 से 12, तो 1.5 घंटे की हो रही है, तो मैं एक ही क्लास में कम से कम 2 टॉपिक करा देता हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स आपके इसी से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगा। स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर्स के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपके साइंस पेडागोजी के ही सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन 3 चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहला है आपका मेजरमेंट, क्या मेजर करना है। ठीक है। दूसरा होता है असेसमेंट। ठीक है, मेजर करने के लिए आपको असेसमेंट लेनी पड़ती है ना। तीसरी होती है मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है बच्चे फाइनल प्रोडक्ट, जब आप किसी को कुछ मूल्य देते हैं। मूल्य मतलब उसका कोई वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहला आता है आपके पास मेजरमेंट। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेजरमेंट को हम बोलते हैं क्वांटिटिव प्रोसेस। क्यों? यहां पर हम किसी चीज को कोई मात्रा में मापते हैं, जैसे कि हम लिक्विड कोई भी चीज हो गई, ऑयल ऑयल होता है, उनको हम किस में मापते हैं? लीटर्स में मापते हैं। उनको हम केजी में नहीं मापते, क्योंकि उसको मापने के लिए हमारे यूनिवर्स में स्पेसिफिकली हमने लीटर्स को डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसको मापने के लिए हम लीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। वहीं अगर हमें किसी का वेट मापना है तो हम उसको केजीज या पाउंड में मापते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला होता है मापन, यानी कि मेजरमेंट। और मेजरमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू डिसाइड व्हाट टू मेजर। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या मेजर करना होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे आपको समझ नहीं आए, देखिए सिंपल सी 2 लाइन में मैं आपको समझाते देता हूं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे वो होता है जिसमें हम एक ही रेगुलर स्कूल में हर तरीके के बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे वो अंधा हो, बहरा हो, डीफ हो, ब्लाइंड हो, पोलियो वाला बच्चा हो, डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो। ठीक है। पहले क्या होता था बच्चे, इन ऐसे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग स्कूल बनाए हुए होते थे। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे स्कूल्स की जरूरत हमें नहीं है जो स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के लिए हों। ठीक है, अब एक ही रेगुलर स्कूल में हम इन सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो डिसेबल बच्चों को भी एक रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाना, वही होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, विद प्रॉपर फैसिलिटी एंड फुल अडेप्टेशन। ठीक है, फुल अडेप्टेशन से मतलब है ऐसे बच्चों को सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो उनकी लर्निंग अच्छी हो सके। ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब ये है बच्चों कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या था, ये 1974 में आई थी। ठीक है। आ, और एक पॉलिसी आई थी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ठीक है, मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बता देता हूँ। आईईडीसी के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये इसकी डेफिनेशन थी। 1974 में ये पॉलिसी आई थी। कब आई थी? 1974 में। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन याद रख रहे हो। तो इसमें क्या था, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल स्कूल में स्पेशल डिसेबल बच्चा आ रहा है, उस टाइम पर भी आना शुरू हो गया था, लेकिन उसको फैसिलिटी उतनी नहीं मिलती है जितनी अब इंक्लूसिव एजुकेशन में मिलती है। ठीक है,
ना उसके लिए स्पेसिफिक टीचर होता था, जो रेगुलर टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रहा था वही उसको पढ़ा रहा था, ठीक है, ना पूरी फैसिलिटी थी। लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन में हर स्कूल के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर मैंडेटरी कर दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए आजकल स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। चलिए अब इवैल्यूएशन पर आते हैं, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट अभी डलवा दूंगा ये नोट्स तुम्हें, ठीक है। तो हमें मापन का पता चल गया, ठीक है, कि हमें ये निर्णय लेना है कि किस चीज को मापते हैं, और इसको हम कैसे, मापन के अंदर क्या होता है, हम क्वांटिटी देते हैं। ये मापन को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस। दूसरा होता है असेसमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है आकलन। बच्चे के हर पक्ष का असेसमेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जब भी हम स्कूल में इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो बच्चे के हर पक्ष का असेसमेंट होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, आर्ट रिलेटेड हो, सब्जेक्टिव हो, तो बच्चे के हर पक्ष का असेसमेंट होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड उसकी कल्चरल प्रोग्राम हो गए, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव तो उसके एग्जाम होते ही, ठीक है। टू गैदर फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट मिनटली ऑन डेली बेसिस, ठीक है। और आकलन हम कैसे कर सकते हैं, बच्चे को डेली मॉनिटर करके, ठीक है, उसकी रोज की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, ठीक है। अब असेसमेंट के भी चार प्रकार होते हैं, ठीक। असेसमेंट के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ असेसमेंट, जब बच्चा अपने आप का स्वयं आकलन करे, बच्चा अपने आप को खुद से अपने आप, अपने बारे में खुद से पता लगाए, अपने आप को देखे कि वो किस चीज में अच्छा है, या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको लर्निंग्स के अंदर, ठीक है। इसी में मिल जाएगी आपको, साइंस पेडागोजी के अंदर मिल जाएगी। नहीं, 20 नंबर की आएगी धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी 20 नंबर की आती है, और ज्यादा भी आती है, ठीक है, लेकिन 20 नंबर की तो पक्का आएगी। पीयर असेसमेंट, ठीक है, पहला हो गया सेल्फ असेसमेंट, जब हम अपने आप का खुद से असेसमेंट करते हैं। दूसरा होता है पीयर असेसमेंट, जब हमारा साथी सहपाठी हमारा असेसमेंट करता है, यार तूने ये चीज कल बहुत अच्छी की, या भाई तू मैथ्स में थोड़ा वीक है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान ले ले, ठीक है। तीसरा होता है इंडिविजुअल असेसमेंट, ठीक है, जब भी टीचर किसी व्यक्तिगत बच्चे का असेसमेंट करे, वो हो गया इंडिविजुअल असेसमेंट। और चौथा होता है बच्चे ग्रुप असेसमेंट, यानी कि सहपाठी आकलन, ठीक। असेसमेंट में हमने दो चीजें देखी थी, आपको याद होगा तो स्कूलिस्टिक और को स्कूलिस्टिक, ठीक है। तो जो हमारा स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट्स होता है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। बच्चे समावेशी और एकीकृत शिक्षा में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि दोनों में डिसेबल बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स के अंदर तो भेजा जाता है, लेकिन समावेशी में फुल फैसिलिटीज और प्रॉपर टीचिंग उसको फैसिलिटीज वहां पर मिलती है। एकीकृत शिक्षा में उसको थोड़ी फैसिलिटी मिलती है या थोड़ी सुविधाएं मिलती है, बस यही डिफरेंस है समावेशी और एकीकृत शिक्षा का, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट बच्चे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेस्ट लिया टीचर ने, ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं आए बच्चे को, या कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो हर बार 20 में से 20 नंबर ले रहा है, और कभी उसने 20 में से 18 लिए, तो उसको लगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स में उसने 2 नंबर कटे हैं, तो उसने अपना खुद का असेसमेंट किया कि यार मुझे इसमें नेक्स्ट टाइम फुल आउट ऑफ फुल लेना है, ठीक है। जब बच्चे खुद का आकलन करें, जब बच्चे टीचर के पास जाएं कि सर मुझे इसमें इशू आ रहा है खुद से, ठीक है, तो वो होता है बच्चों सेल्फ असेसमेंट, ठीक।
बिल्कुल 20 नंबर की आएगी कोमल बच्चे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 20 नंबर की, ठीक है। अब ये पार्ट बड़े ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है। स्कूल के अंदर ज्यादातर ये दो तरीके के असेसमेंट किए जाते हैं, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। ये किसके द्वारा किए जाते हैं, टीचर के द्वारा किए जाते हैं। दो तरीके के असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को कई बार हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन, ठीक है। दैट विल बी असेस्ड बाय टीचर और नॉट। बच्चे सेल्फ असेसमेंट तो बच्चा खुद से करता है, तो ये जो हमारा फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट है ये टीचर करता है, ठीक है, ठीक, नो डाउट। 20 की आएगी बच्चे, ठीक है। और इसको बोला जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट। इसको इनफॉर्मल असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो आकलन होता है ये बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रीडिंग करवा ली बच्चे से, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करा लिया, ठीक है, छोटा सा बच्चे से टेस्ट ले लिया, ठीक है, ओरल टेस्ट ले लिया, ठीक है। इसको डेली बेसिस पे टीचर करता है ताकि उसको पता चले कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, तुरंत मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और आपने उसका सही या गलत जवाब दिया। अगर सही दिया तो मुझे पता चल जाएगा बच्चों को ये आ गया, गलत दिया तो मैं दोबारा उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो डेली बेसिस पे इसको किया जाता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट क्यों कर रहे हैं हम, लर्निंग के लिए, ठीक है। आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं होगा, और इसीलिए इसको इनफॉर्मल भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपको आगे नहीं चढ़ते हैं, ठीक है। मतलब आपके फाइनल ईयर्स एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं जाते हैं, ये इससे आपके रिपोर्ट कार्ड नहीं बनती है, तो इसीलिए ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आ जाता है आपका सुमेटिव असेसमेंट, ठीक है, जिसको हम फॉर्मल असेसमेंट भी बोलते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जो पूरे साल आपने पढ़ाई की, या बिल्कुल डायग्नोस्ड एंड रेमिडल, ठीक है। डायग्नोस्ड एंड रेमिडल किसी का पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है। डायग्नोज मतलब आगे पढ़ाऊंगा मैं, मतलब आपका निदान करना, आपकी कमियों को निकालना और फिर उसको रेमिडल देना, यानी कि उसका उपचार करना, ठीक है। डायग्नोस्ट एंड रेमिडल टीचिंग भी बोला जाता है किसको, फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ठीक है। चलिए सुमेटिव असेसमेंट की बात कर लेते हैं। ये एक आपका फॉर्मल असेसमेंट इसको बोला जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसे कहा जाता है कि पूरे साल आपने जो पढ़ा उसका असेसमेंट, ठीक है। ये असेसमेंट ही आपको क्या करता है, आपकी फाइनल ग्रेड डिसाइड करता है। इसमें आपको ग्रेड दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल है। इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। इन फॉर्मल स्कूल में सिखाया जाता है। बच्चे आपका कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। ट्रम पेपर भी बोला जाता है, और साल में वंस और ट्वाइस, एक या सॉरी वंस और ट्वाइस, साल में एक या दो बार लिया जाता है। जैसे कि सेमेस्टर टर्म्स होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, तो वो होता है आपका सुमेटिव असेसमेंट। चलिए यहां पर और अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ पाओगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑन इंट्रीगल पार्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, इसको पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी टीचिंग का क्या है, एक इंट्रीगल पार्ट है, यानी कि टीचिंग में शामिल रहता है, ठीक है। अभिन्न अंग है, इसको हम
आप टीचिंग से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यह आकलन प्रतिदिन होता है, ऑन इन डेली बेसिस आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हो। इसमें निदान व उपचार होता है, यानी कि इट कैन बी डायग्नोस और रेमेडीज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपके बच्चे यूनिट टेस्ट, डिबेट, क्वेश्चनिंग, है ना, बच्चों के साथ टीचर क्वेश्चनिंग करता है ना, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, आप लोगों ने आंसर दिया था, वो सारी चीजें, फीडबैक, है ना। सो ये चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसमें फीडबैक भी दिया जाता है बच्चों को ताकि वो उस चीज को सही कर सके। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखूंगा अगर समय बचेगा तो जरूर क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर अगला आता है आपका सुमेटिव असेसमेंट। ठीक, दिस असेसमेंट वंस और ट्वाइस इन ईयर्स, ठीक है, तो साल में एक या दो बार होता है। इट्स मेजर द अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे ने पूरे साल में क्या अचीव किया है। ठीक है, तो वो आता है इसके अंदर। रिजल्ट बनता है कि बच्चा फेल हुआ है या पास हुआ। ठीक है, इट कैन बी, इट कांट बी, ठीक है, इसमें आप निदान व उपचार नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल रिजल्ट बन गया, आप बस फेल पास कर सकते हो बच्चों का, उपचार क्या ही करोगे। अब तो वो फेल हो गया तो वो नेक्स्ट ईयर उसी में रहेगा, मतलब उसी क्लास में रहेगा, अगर पास हो गया तो प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, अब फोर मोड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के चार तरीके होते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि बच्चों की लर्निंग बढ़ती है जिससे। ठीक है, दूसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इसको कई बार पीयर असेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें दोनों चीजें आती है बच्चों, आपकी पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चों, टीचर है ना, बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड करता है, एक तो पहला हेट्रोजीनियस ग्रुप और दूसरा है होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, यानी कि अलग अलग योग्यता वाले बच्चे और सामान्य योग्यता वाले बच्चे। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं चीजों को और वहीं निदान व उपचार करते हैं, इसीलिए इसको पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, यहां पर बच्चों का क्या रहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक और इस असेसमेंट की जो अप्रोच रहती है वो रहती है आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक, चलिए बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, सो दोनों के अंदर ही बच्चा क्या करता है, सेल्फ असेसमेंट करता है। इस उपागम में बच्चा अपना निदान स्वयं करता है लेकिन उपचार अध्यापक से कराता है। ठीक, तो एज लर्निंग और इन लर्निंग में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अभी पूछूंगा बच्चे इससे क्वेश्चन। इन लर्निंग में क्या होगा, बच्चा निदान स्वयं करेगा, यानी कि अपने सीखने में जो उसको कमी लगी ना, वो बच्चा खुद से ढूंढेगा, लेकिन उसकी उसका उपचार किससे कराएगा, टीचर से कराएगा, यानी कि अपनी कमियों को दूर कहां से कराएगा, टीचर से हेल्प लेके। ठीक है, और यहां क्या हो रहा था, एज लर्निंग में बच्चा खुद से ही निदान उपचार कर रहा था। ठीक है, खुद से ही अपनी कमियों को ढूंढ रहा था, या अपने सहपाठियों से उपचार करवा लिया, ठीक है, या खुद से ही उपचार कर लिया। ठीक है, फोर्थ आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, समेटिव असेसमेंट, गेनफुल लर्निंग इसको बोला जाता है कि पूरे साल में आपने क्या याद किया या क्या आपने किया। ठीक है, सो लास्ट आता है, आपने इवैल्यूएशन, मेजरमेंट पढ़ लिया, असेसमेंट पढ़ लिया, लास्ट आ गया हमारा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, आकलन प्लस मूल्य निर्धारण, असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। देखिए, आप बिना किसी असेसमेंट के
किसी का कोई मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते, है ना। तो असेसमेंट क्या है, अभिन्न अंग है किसका, इवैल्यूएशन का, ठीक है। तो असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, यानी कि जो आपने उस बच्चे की वैल्यू जज्ड की, या वो बच्चे की क्या वैल्यू, क्या क्वालिटी आपको देखने को मिली, ठीक है। लास्ट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीई, ठीक है। इसकी बात बहुत बार की गई है हमारे एनसीएफ 2005 में, ठीक है, और आरटी एक्ट के अंदर भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। सतता एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। सतता मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, ठीक है। और व्यापक का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हर पक्ष का। यानी कि स्कूल के अंदर एक टीचर को लगातार बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन करना पड़ चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब तक लगातार वो बच्चे का मूल्यांकन करेगा तभी तो वो उसको सुधार कर पाएगा, ठीक है। तभी तो वो उसको रेमिडल टीचिंग दे पाएगा। तो ये सीसीई भी क्या है, पार्ट है हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। या आप कह सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट सीसीई का पार्ट है, ठीक है। सततता का मतलब होता है मूल्यांकन पूरे साल अर्थात प्रतिदिन होना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन शुड डेली थ्रू आउट द ईयर, और बोथ द एस्पेक्ट्स शुड बी एश्योर्ड, ठीक है। यानी कि बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक। द procedure used by teachers to identify difficulty of learner in various field of learning are part of, ठीक है। नोट्स अभी मिल जाएंगे आपको तुरंत, मैं तुरंत इनको आज डलवा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, द प्रोसीजर यूज्ड बाय टीचर टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज, ठीक है। ऐसा कौन सा कार्यविधि टीचर करता है जिससे, ऐसी कौन सी चीज से टीचर को बच्चे की डिफिकल्टीज इन ऑफ लर्निंग का पता चलता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, प्लेसमेंट असेसमेंट का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का, सुमेटिव असेसमेंट का, जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट मुझे पता है आप लोग सही से जवाब दे रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही सटीक जवाब दिए हैं, ठीक है। देखिए, प्रीति, विराज बच्चे, अर्पिता, देखिए आप लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर वाज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्यों है वो, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोसीजर यूज्ड बाय टीचर टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग इन वेरियस फील्ड ऑफ लर्निंग आर पार्ट ऑफ, ठीक है। तो जब भी हम पार्ट की बात करते हैं ना, तो बच्चों डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। तो डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करना क्या होता है, डायग्नोस करना, ठीक है। तो इसीलिए इसमें फॉर्मेटिव आएगा। अदरवाइज अगर यहां पर पार्ट नहीं पूछा होता तो आपका सीधा आंसर होना था डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई लर्निंग डेफिशिएंसीज। जी हाँ, किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, फॉर्मेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड, डायग्नोस्टिक या फिर सुमेटिव। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दो। अभी एक लाइन पहले ही मैंने आपको समझाया है, तो जल्दी से जवाब दो।
बहुत शानदार बच्चों। ठीक है। सो इस बारे में आएगा आपका डायग्नोस्टिक। ठीक है। तो जब भी हम लर्निंग डेफिशिएंसीज का पता लगाते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग गैप्स, तो वो किस में आएंगे? डायग्नोस्टिक में आएंगे। ठीक है। इसमें फॉर्मेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने ये नहीं पूछा था कि वो किसका पार्ट है। ठीक है। अगला, डिफिकल्टी इन लर्निंग्स आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सुमेटिव इवैल्यूएशन, या फिर इसमें से ऊपर। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी से। और बच्चे क्वेश्चन की संख्या जरूर डालें जब भी आप उत्तर दें। बिल्कुल अर्पिता बच्चे बिल्कुल सही है। देखिए सही जवाब। ठीक है। पार्ट जब तक नहीं पूछता जब तक वही रहेगा। फिर से अगला क्वेश्चन, कंपैरिस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, जी हाँ, व्यापक मूल्यांकन डैश के निर्धारण को सूचित करता है। पहला है को करिकुलम एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट, बोथ स्कूलिस्टिक व को स्कूलिस्टिक एरियाज, या फिर सुमेटिव असेसमेंट टेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी बच्चों। श्यामबाला बहुत अच्छे बच्चे, प्रियंका, यश, विराज, प्रवींदर, प्रियंका, मनीष, दिव्या, बहुत अच्छे, शहनाज, ज्योति, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है बोथ स्कूलिस्टिक व को स्कूलिस्टिक। है ना, क्योंकि हर एस्पेक्ट आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन। जी हाँ, मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या हो सकती है? पहला, क्वांटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एग्जामिनेशन, या फिर मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, या फिर सेमेस्टर सिस्टम इवैल्यूएशन। जल्दी से बताओ क्या हो सकती है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो। फिफ्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। सही चल रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहले जवाब दिया है शिल्पी ने, बेहतरीन बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जब भी हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो उसकी सबसे सिग्निफिकेंट अप्रोच होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। क्यों? देखिए अगर आप बच्चे का निरंतर और लगातार इवैल्यूएशन करते रहेंगे, तभी तो आप उसको एक अच्छा स्टूडेंट बना पाएंगे। ठीक है। और उसके हर पक्ष का आपको इवैल्यूएशन करना है, और हमारा मकसद ही यही होता है एजुकेशन, कि हमें बच्चों को अपने देश का एक अच्छा नागरिक बनाना है, जो कि हर तरीके से यानी कि चौमुखी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली डेवलप्ड हो। ठीक है। अगला, सुमेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस्ड ऑन, विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन मुख्यतः इस पर फोकस होना चाहिए। किस पर? डायग्नोसिंग द एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थियोरिकल कॉन्सेप्ट, असेसनिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब दो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, आप टेंशन मत लो, कहोगे तो मैं डेली क्वेश्चन करा दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि और मैं चाहता हूं बच्चों की कम से कम 100 क्वेश्चन आप डेली के लगाएं।
तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दे। अभी तक किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बच्चों सिक्स्थ का आंसर, और डी भी नहीं है। वेट कर रहा हूं कि कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। अभी तक किसी जवाब नहीं आया। बहुत सारे बच्चों ने ए और डी जवाब दिया है। पहले आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए, पहला सुमेटिव असेसमेंट में हम डायग्नोस नहीं करते हैं, ठीक है। नवदीप बच्चे बिल्कुल सही है आपका जवाब, ठीक है। नवदीप ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो ये तो बिल्कुल घट गया, ठीक है। ये डायग्नोस और रेमेडी हम किस में करते हैं? फॉर्मेटिव में करते हैं, ठीक है। तो ये तो घट गया बिल्कुल, ठीक। दूसरी चीज बच्चों, आप बी ऑप्शन देखिए, टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको जो फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जब भी आपने पूरे साल जो भी पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, उसका जो आप प्रैक्टिकल स्किल दिखाते हो, वो क्या होता है? प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके फाइनल ईयर में लगते हैं। ये क्या होते हैं? आपकी ग्रेड डिसाइड करते हैं, सुमेटिव असेसमेंट होते हैं, ठीक है। सो डी, बी वाज द राइट आंसर। अगला, प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में गिवन ड्यू टू एम्फसाइज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। विज्ञान में प्रयोग कार्यों को दे महत्व देना जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? पहला, हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, improve the percentage of marks obtained by the student, help the student develops the habit of maintain writing record, keep proper check और punctuality and regularity of students। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन है ये बच्चों। चलिए पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर आपको वो बताता हूं, और जल्दी से जवाब दो बच्चों। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बच्चों, बहुत शानदार। ए वॉज द राइट आंसर। यानी कि प्रैक्टिकल वर्क हम क्यों कराते हैं? ज्यादा से ज्यादा थ्योरिकल कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला, द राइज द स्टैंडर्ड टू एजुकेशन इट इज नेसेसरी। एजुकेशन का स्टैंडर्ड राइज करने के लिए क्या चीज नेसेसरी है? पहला है टू इवेलुएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली, टू गिव हाई सैलरी टू द टीचर, टू रिवाइज करिकुलम, या फिर टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक और इजी क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, देखिए हम अपनी शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं? टू इवेल्युएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली, है ना, उनको रोज जांच के, उनकी कमियों को निकाल के, उसको सुधार के।
अब आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन है। अ स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू जज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन हिज स्कूल। Which of the following step he takes would be the least useful in the process? स्कूल का प्रधानापक अपने स्कूल में अध्यापकों की गुणवत्ता आकलन आंकना चाहता है। एक प्रिंसिपल क्या है, अपने जो टीचर्स हैं उनकी गुणवत्ता को आंकना चाहता है। इसके लिए उसके द्वारा किए गए उपयोगों में से कौन सा सबसे उपयोगी होगा? पहला, आस्क टीचर टू फिल a self evaluation performed, meet teacher personally and ask them about the teaching practices, analyze school result, या फिर ऑब्जर्व इंटरेक्शन इन ईच क्लासरूम। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दे दो, फिर अगले पे चलते हैं। बिल्कुल बच्चों, कंफ्यूजन होना वाकई में जरूरी था। देखिए अ, एक सेकंड, इजी क्वेश्चन है। सवाल को देखिएगा कितना अच्छा, कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए पूछ रहा था कि स्कूल में एक प्रिंसिपल को ये चेक करना है कि उसके टीचर की कैसी गुणवत्ता है, यानी कि उसके टीचर की कैसी क्वालिटी है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेप विच स्टेप ही टेक वुड बी द लीस्ट यूजफुल। सबसे पहला, आस्क टीचर टू फिल अ सेल्फ इवेल्युएशन परफॉर्म। ठीक है, हर स्कूल में हर टीचर अपना एक ऐसा जो फॉर्म होता है वो फिल करता है, बताता है कि मेरे इतने बच्चे ने इतना मार्क्स स्कोर किया या इतने बच्चों ने ये किया। ठीक है, दूसरा था मीट टीचर पर्सनली एंड आस्क देम अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिस, या फिर एनालाइजिंग स्कूल रिजल्ट। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हो गया ऑब्जर्विंग इंटरेक्शन। तो आंसर वाज बी, सबसे लीस्ट यूजफुल होगा आपका बी। भाई टीचर तो अपनी तारीफ खुद से करेगा ही। ठीक है, अगला, when teaching our teacher periodically tests her student to monitor their progress, she use the result of such test identify area where she may need to change or modify her interactions. The type of assessment used by her is called। जी हाँ, एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए मॉनिटर करता है। ठीक है, और वो देखता है कि बच्चों को कुछ डिफिकल्टीज हो रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा चेंज करता है और मॉडिफाई करता है। बताइए किस तरीके का असेसमेंट है ये? नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, सुमेटिव या डायग्नोस्टिक? जल्दी बताइए 10th क्वेश्चन का आंसर। लीस्ट यूजफुल बोला था बच्चों। बताइए बच्चे, अर्पिता किस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आपको? अभी सही कर देते हैं। कमेंट्स कर दो बच्चों।
10th बी, बिल्कुल सही जवाब, डी वॉज द राइट आंसर। आज थोड़ा फीवर है बच्चों, 101 डिग्री के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बट वही है, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड आप लोगों को जो भी डाउट्स हो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं तुरंत आपको आपका डाउट से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 10th क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक टीचर है ना अपने स्टूडेंट्स को मॉनिटर करना चाह रहा है। ठीक है, क्या करना चाह रहा है, मॉनिटर करना चाह रहा है, और अलग अलग टेस्ट लेता है वो अपने बच्चों से। ठीक है, और टेस्ट लेकर उसको पता चलता है कि मेरे बच्चों के अंदर कहाँ कहाँ लर्निंग के अंदर उनको डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं आपको, 9th और 10th। ठीक है, तो अगर उसने देखा, उसने टेस्ट लिया, उसके बच्चों को कहीं ना कहीं इशू हो रहा था, तो वो फिर क्या करती है, अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंजेस लेके आती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन सा असेसमेंट है, ये कौन सा असेसमेंट है बच्चे जिसमें उसने डायग्नोस किया। ठीक है, ठीक है, उसने क्या किया है, डायग्नोस किया है। ठीक है, उसने देखा है, और साथ ही साथ देखिए, C use the result of such test to identify area where she may need to change or modify her instructions। ठीक है, तो साथ के साथ उसने चेंज और मॉडिफाई की अपनी इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या होगा, आपका रेमिडल हो गया। ठीक, डायग्नोस भी कर लिया, आइडेंटिफाई एरिया, ठीक, साथ के साथ चेंज और मॉडिफाई हर इंस्ट्रक्शंस, तो ये क्या होगा, रेमिडल भी हो गई। तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी वाज द राइट आंसर। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें हैं, यहां पर सिर्फ डायग्नोस डायग्नोस नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, तो हम अगले पे चलते हैं और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 9th में कुछ बच्चों का डाउट था, एक प्रिंसिपल अपने टीचर की क्वालिटी को जज करना चाहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टेक वुड बी द लीस्ट यूजफुल। ठीक है, वो कह रहा है कि नीचे गए स्टेप्स में से सबसे लीस्ट यूजफुल कौन सा होगा। ठीक है, पहला है आस्क टीचर्स टू फुलफिल अ सेल्फ इवेल्युएशन प्रीफॉर्म्ड। ठीक है, पहला है कि टीचर से भरवाए, उससे जो टीचर फॉर्म भरता है अपनी इवैल्यूएशन का, कि मैंने इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कराया। ठीक है, और भी सारी चीजें उसमें भरनी पड़ती हैं, मेरे इतने बच्चों ने इतने मार्क्स गेन किए, वो सारी चीजें। ठीक, दूसरा है मीट टीचर पर्सनली एंड आस्क देम अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। टीचर से मिला और उससे पूछ लिया भाई कैसी आपकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ठीक है, तीसरा है एनालाइजिंग स्कूल रिजल्ट। ठीक है, स्कूल का रिजल्ट से पता चलेगा उसको। या चौथा है ऑब्जर्व इंटरेक्शन इन ईच क्लासरूम, जब टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा हो तो उसके इंटरेक्शंस को वो ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, डी और सी तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके हैं उसको क्वालिटी जज करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन किस में रह गया आपके, ए और बी में। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल अपने टीचर से मिलके पूछेगा तो वो तो हर चीज को अच्छा ही बताएगा ना, तो सबसे लीस्ट फुल कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, और यहां पर उसको एविडेंस के साथ चीजें लिखनी होती है बच्चों। ठीक है, तो अब बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था सर लीस्ट हमने समझा नहीं, लीस्ट बताना था, तो मैं वही तो कहता हूं क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। बताओ प्रीवियस और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो, देखो क्लास कितना ही लंबा खींचे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास है, और मैं यही चाहता हूं कि हर बच्चा अच्छे तरीके से सारी चीजों को करे। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो इसमें, क्लियर है अब।
ठीक है, चलिए 10th भी आपको समझा ही दिया था। चलिए अगला, रेमिडल टीचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ठीक है, किन को उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है? पहला, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, वीक स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ठीक है, रेमिडल टीचिंग होती है बच्चे जहां पर बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन था मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, जी हाँ, इनको भी सीखने में बहुत इश्यूज होते हैं, तो पहला ठीक। वीक स्टूडेंट्स को भी सीखने में दिक्कतें होती हैं, एवरेज बच्चे को भी सीखने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव वाज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि एवरेज बच्चा ठीक होता है हर एक चीज में, कोई ना कोई सब्जेक्ट उसको भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसको भी रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है। चलिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे फॉर अ टीचर हु इंटेंड टू क्रिएट एरर्स ऑफ हिज और स्टूडेंट। यानी कि नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से आपको सही तरीका ढूंढना है, ठीक है, बच्चों की एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहला है, ही और शी शुड करेक्ट एरर्स दैट इंटरफेयर विद द जनरल मीनिंग एंड अनअंडरस्टैंडेबिलिटीज। ठीक है, या फिर ही और शी शुड नॉट करेक्ट एरर इफ इट इरिटेट्स चिल्ड्रन। He or she must correct every error of his or her student even it's require late sitting in the school। या फिर he or she should correct less frequent errors, more often high frequent and journal errors। ठीक है, तो नीचे आपको मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए इनमें से सही राह कौन सी होगी जब उसको अपने बच्चे के एरर्स को ठीक करना होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो। जल्दी बच्चों। देखिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, he or she should correct errors that interfere with the journal meaning and understabilities। ठीक है, उसे उन त्रुटियों व का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ वह अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करे। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये था कि जो भी जर्नल मीनिंग्स या जो बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल चीजें होती हैं, एरर्स होते हैं, उसको उन्हीं उनको पहले से ठीक करना चाहिए। ठीक है, जो जिनके लिए मतलब सभी लोग उससे रिलेट कर सके उस चीज को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उन एरर्स को ठीक करना चाहिए। ठीक है, या जो बच्चा बिल्कुल चीजों को समझ ना पा रहा हो। ठीक है, दूसरा है, he or should not correct errors if irritate child। ठीक है, उसको एरर्स को ठीक नहीं करना चाहिए अगर वो किसी बच्चे को इरिटेट करता हो तो। ठीक है, तीसरा है, ही और शी मस्ट करेक्ट एवरी एरर।
उसको हर एरर ठीक करने हैं बच्चे के, चाहे उसको स्कूल के अंदर लेट भी बैठना पड़े। डी है ही और शी शुड करेक्ट लेस फ्रीक्वेंट एरर। ठीक है, उसको ऐसे एरर ठीक करने चाहिए जो कभी कभी बच्चों को, ठीक है, या जिनमें बच्चों को कभी कभी डाउट आता है। ठीक है, उसे बार बार की जाने वाले तथा सामान्य त्रुटियों की उपेक्षा कम बार, ठीक है, कुछ गलतियां जो बार बार होती हैं उनको ठीक नहीं करना, जो कम बार होती है उनको ठीक करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डी वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि टीचर को ऐसे एरर्स को ठीक करना है जो लगातार हाई फ्रीक्वेंट हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ही और शी मस्ट करेक्ट एवरी एरर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब उसको बच्चे के हर एरर को ठीक करना, चाहे उसको लेट बैठना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले उसके जर्नल एरर्स को ठीक करना है। ठीक है, और स्कूल में लेट सिटिंग से कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्कूल में लेट सिटिंग उसको नहीं करनी है। बी है ही और शी नॉट करेक्ट एरर इफ इट इरिटेट चिल्ड्रन। अगर बच्चे को एरर जब टीचर सही कर रहा है वो इरिटेट कर रहा है तो वो उसको करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर बच्चा एरर से इरिटेट भी हो रहा है तो भी टीचर को उसके एरर को ठीक करना चाहिए। ठीक है, जब टीचर बच्चे को समझा रहा है तो उसको समझना चाहिए, उसको इरिटेट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा एरर, जब टीचर उसके एरर को ठीक कर रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है तो भी उसको वो चीज करनी चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है नॉट करेक्ट। ठीक है, बट उसको उसका एरर को ठीक करना चाहिए। जी हाँ, ए वॉज द राइट आंसर, यानी कि ऐसे एरर्स को ठीक करना है जो जर्नली हो। ठीक है, ज्यादा बार दिक्कत आए जिनमें, ठीक है, जर्नल मीनिंग हो जिसके, या जिसको फ्रीक्वेंटली दिक्कत आए जिनमें। ठीक है, सो ए वॉज द राइट आंसर। चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए राम राम नमस्कार आप सभी को।